तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट है तो रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, हम लोग फोर्स लेते हैं और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो लेते हैं। अब ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन को प्लस लिखेंगे, और ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन को माइनस लिखेंगे। फोर्स वेरिएबल है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसमें सिर्फ इंटीग्रेट करने से काम नहीं चलता, उसमें कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। फोर्स जब वेरिएबल होता है ना तो फिर हम लोग उस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर छोटे छोटे पार्ट का अलग अलग फोर्स देखते हैं, हर छोटे छोटे पार्ट का वर्क डन निकालते हैं, और ये सारे वर्क डन को ऐड कर देते हैं। और इतने छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करना है मतलब इंटीग्रेट करना है, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये एक बिल्डिंग है, इसका हाइट h है, किया एक फेंका ऐसे, तो इस पे mg कितना वर्क डन करेगा ये निकालना है। इसका मास m है तो वर्क डन में mg कितना होगा, mgh mgh होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, वही पहले चेक करेंगे कि फोर्स कांस्टेंट की वेरिएबल है। यहाँ पे हर इंस्टेंट पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है तो कांस्टेंट फोर्स है। अब कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन निकाल लेंगे, फोर्स जो कि mg है इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां से लेके यहां तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, बट हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए है कि mg के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहां से लेके यहां तक के बीच में ये mg के डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, और ये कितना है h, तो इनटू h, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस आ जाएगा, तो mgh आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना अच्छे से देखो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो हम पूरा पाथ नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। और यहां से लेके यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg कितना हुआ, h हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, इसका मास 20 kg है, इसका मास 10 kg है। यहां से हमने फोर्स लगाया 120 न्यूटन, और ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव किए 100 मीटर। ये जो नॉर्मल है वो n1 है, ये नॉर्मल n2 है, ये नॉर्मल n3 है। ये ऑब्जेक्ट का नाम A है, ये ऑब्जेक्ट का नाम B है। तो दो दो ब्लॉक है, ये भी मास इतना गिवन है, फोर्स इतना लगाया, ये दोनों ब्लॉक साथ में इतना मूव किया, और ये तीन नॉर्मल का नाम n1 n2 n3 है। ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए कितना है,
कितना हो, जल्दी आंसर करो। 120 इंटू 100 12,000। 12,000 आ जाएगा क्या? हाँ, कैसे आ जाएगा 12,000? वही फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स का वक्र कैसे निकालेंगे? फोर्स जो कि 120 है और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस, और ये फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ? 100 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो इंटू 100, और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा 12,000 जूल। वर्क डन बाय कैपिटल एफ ऑन बी कितना आएगा? देखते हैं, बाकी लोग आंसर करो। 4,000 आएगा क्या? जितना उसके तो नहीं होगा ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? तो मैं क्या करूँ? तुमको बनाना चाहिए था, मैं शुरू में तुमको मैसेज किया है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती ना अभी, क्योंकि बी, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये कैपिटल एफ किस पे लग रहा है? ए पे लग रहा है सर। तो ये फोर्स किस पे वर्क कर रहा है? ए पे वर्क डन कर रहा है, बी पे। ये फोर्स बी, ये फोर्स बी कितना वर्क कर रहा है? ये फोर्स बी पे कितना वर्क डन कर रहा है? जीरो होगा ना सर? एफ की वैल्यू हाँ, हाँ, जीरो होगा। ये फोर्स ए पे लग रहा है, ये फोर्स बी पे लग ही नहीं रहा है, ये तो खराब हो गया। तो ये समझ में आया कि ये फोर्स ए पे लग रहा है, तो ये फोर्स ए पे वर्क डन कर रहा है, ये फोर्स बी पे नहीं लग रहा है, तो ये फोर्स बी पे वर्क डन नहीं कर रहा है, तो इसका बी पे वर्क डन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट निकालना है वर्क डन बाय एम जी ऑन ए। जीरो होगा। जीरो, दोनों जीरो होगा। हाँ, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो तो आएगा क्योंकि फिर से एम जी पॉइंट हो रहा है, एम जी इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन जीरो होगा। सिमिलरली इसका भी एम जी का वर्क डन जीरो होगा क्योंकि फिर से परपेंडिकुलर है। N1 का भी वर्क डन जीरो आएगा क्योंकि N1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फिर से परपेंडिकुलर है। N2 का भी वर्क डन जीरो आएगा क्योंकि वही सेम चीज। अब हमें निकालना है वर्क डन बाय N3 ऑन B।
4000 4000 3600 नहीं सॉरी अब ये निकालने 7000 पहले 7200 पहले तो हमें ये निकालने के लिए पहले तो हमें इनका कॉमन एक्सलेशन निकालना पड़ेगा। ये दोनों साथ में मूव करेंगे, इनका एक्सलेशन कितना होगा, नेट फोर्स बाय मास। फिर एनसी निकालने के लिए मैं बी को सिस्टम मान लूंगा। बी पे एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एन3 लग रहा है, उसका नेट फोर्स n3 है, तो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा n3 40 आ जाएगा। तो वर्क डन n3 ऑन बी निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एनसी के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 100, तो ये आ जाएगा 4000 जूल। 4000 जूल। और वर्क डन बाय n3 ऑन ए कितना होगा, 8000 -4000 -4000 आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ए पे n3 इस डायरेक्शन में लग रहा है और ए का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव में आएगा। सर अब वो जो n3 की, हाँ बोलो। सर वो जो आपने लिखा है ना WFB वो 0 है। वर्क डन बाय फोर्स ऑन बी 0 कैसे हुआ सर, मतलब मूव तो कर ही रहे यार हैं। फोर्स ए पे लग रहा है तो फोर्स ए पे ही वर्क डन कर रहा है, वो एफ बी पे तो लग ही रहा है तो वो बी पे वर्क डन नहीं कर रहा है, वो जिस पे लगता है उस पे वर्क डन करता है। सर पर एज अ सिस्टम मूव कर रहा है ना, मतलब फोर्स ए पे वर्क डन कर रहा है, अगर मैं इसको सिस्टम मानूंगा तो इस सिस्टम पे वर्क डन कर रहा है कि नहीं। हाँ बट ये सिस्टम के अंदर किस पे वर्क डन कर रहा है, बी पे कर रहा है कि ए पे कर रहा है। फोर्स तो ए पे लग रहा है। तो ए पे वर्क डन कर रहा है। अच्छा अभी ए सिस्टम के अंदर तो सिस्टम पे भी वर्क डन हो रहा है। हाँ अब ना इस नॉर्मल की वजह से बी का एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये नॉर्मल का नॉर्मल की वजह से, और इस नॉर्मल की वजह से ए का एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। इस नॉर्मल की वजह से ए का एनर्जी डिक्रीज होगा। सॉरी, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। सर अगर सिस्टम ए प्लस बी माने तो पूरे सिस्टम पे वर्क हो रहा है ना। अरे ये फोर्स ए पे वर्क डन कर रहा है, अगर ये सिस्टम के अंदर है तो सिस्टम पे भी वर्क डन हो रहा है, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है, जो ए पे हो रहा है वो सिस्टम पे हो रहा है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये मैंने उस समय नहीं पढ़ाया था कि वर्क डन निकालने के लिए ना ये जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, ये पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का लेते हैं।
जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे फोर्स इस ऑब्जेक्ट के अगर इस पॉइंट पे लग रहा है ना, तो हम लोग जो वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट का लेंगे, जिस पॉइंट पे वर्क डन हो रहा है इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये याद रखना। वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो लेते हैं वो ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है ना उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका मतलब जैसे कि ये एक रॉड है, ये रॉड यहाँ पे हिंज्ड है। अब यहाँ पे मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ये रॉड को थोड़ा सा हिला के छोड़ दूंगा तो ये रॉड ना ऐसे नीचे गिरेगा। ये फोर्स का वर्क डन कितना होगा? क्या सर, वापस एक बार प्लीज। ये रॉड है, ये रॉड यहाँ पे हिंज्ड है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है, रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये रॉड नीचे गिरेगा। तो जब ये रॉड नीचे गिर रहा है उस दौरान ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा? सर रॉड फिक्स नहीं है ना? ये फोर्स किस पे लग, रॉड नीचे से हिंज्ड है, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये फोर्स किस पे लग रहा है? नीचे वाले पॉइंट पे। रॉड पे लग रहा है, बेसिकली रॉड पे लग रहा है। रॉड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं सर। रॉड का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। या रॉड पहले यहाँ था, फिर रॉड यहाँ पे पहुंच गया तो रॉड डिस्प्लेस हुआ। मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, रॉड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। फोर्स के डायरेक्शन में रॉड मूव नहीं किया। देखो रॉड यहाँ से यहाँ गिर गया तो रॉड आगे गया कि नहीं गया? रॉड ऐसे गया है, रॉड आगे गया कि नहीं गया? हाँ सर। सेंटर ऑफ मास, तो ये फोर्स रॉड पे लग रहा है और रॉड का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स के डायरेक्शन में भी रॉड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बट ये फोर्स जिस पॉइंट पे सर लग बट रहा है, उस पॉइंट ऑफ पॉइंट का एप्लीकेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ हो। फोर्स का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ना। अरे यार, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे दो ना बस। ये फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नहीं हो रहा। ये नहीं फोर्स सर। नहीं हो रहा सर। हाँ, तो फिर वर्क डन आएगा, जीरो आएगा। तो वर्क डन निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे। हाँ, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का ले लोगे तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट किंग, ये पुली है, ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है,
इसका मास 2m है, इसका मास m है। अब पहले तो एक्सलेशन बताओ कितना आएगा। G/3। एक सेकंड में चेंज कर देता हूँ। इसका मास है 10 और इसका मास है 20। नहीं, इसका मास 10 है, इसका मास 30 है। हाँ, अब बताओ एक्सलेशन कितना आ रहा है। टू जी बाई थ्री। एक्सलेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक मशीन है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टू जी। उससे हमारा एक्सलेशन आ जाएगा 5। तो हम लोग 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि 2 सेकंड में ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा। तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हाफ AT स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर। फिर हम लोग टेंशन निकालेंगे, टेंशन कितना होगा। फिर से एटवुड मशीन का टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। वन 15 न्यूटन आ जाएगा। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। तो अब हमें निकालना है वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए। सर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा ना। 5 एक्सेलरेशन है ना। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में 10 मीटर रहेगा ना। 5 एक्सेलरेशन है ना। हाँ सॉरी मैंने 102 ले लिया एक्सेशन को। ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए। ड्यूरिंग दिस 2 seconds। $1500 पॉजिटिव में। कैसे करेंगे? ए पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा 150 न्यूटन, और ए लाइट है तो ये ए ऊपर की तरफ जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। और कांस्टेंट फोर्स है तो इसका वर्क डन कैसे आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएगा, 1500 आएगा। वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी माइनस 1500। हाँ, ये वैसे करोगे तो -1500 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी पे टेंशन ऊपर लग रहा है और बी का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो वहां नेगेटिव आएगा और ये -1500 आ जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन ऑन पुली जीरो आ जाएगा। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, मतलब टेंशन जिस पे भी लग रहा है उस पे सब पे वर्क डन कर रहा है, उस सब का नेट वर्क डन कितना आ रहा है? 0।
देखो टेंशन इस पे इतना वर्क डन कर रहा है, इस पे इतना कर रहा है और इस पे इतना कर रहा है, इन सब का नेट वर्क डन निकालेंगे तो ऐड कर देंगे, तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये हमेशा होता है कि इंटरनल टेंशन का सिस्टम पे नेट वर्क डन हमेशा जाता है 0। सर मतलब इससे ये बोल सकते हैं ना कि इंटरनल फोर्सेस के द्वारा जो भी वर्क डन होता है वो हमेशा 0 रहता है नेट। ये गलत होता है। अभी हम पढ़ेंगे यार, जो तुम लोग को पहले से याद पता है ना वो सब भूल जाओ, एक बार मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें ध्यान दो ना। अभी उसमें तो हम आए नहीं, अभी हम ये पढ़ रहे तो इसमें ध्यान दो। नेक्स्ट है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग है जो कि फिलहाल नेचुरल लेंथ में है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है और ये फिक्स्ड है। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को एलोंगेट करूंगा इसका एलोंगेशन कुछ है x, तो स्प्रिंग इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं? स्प्रिंग इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं? हाँ सर लगा रहे हैं। स्प्रिंग इस पॉइंट पे जब मैं ऐसे लेके जा रहा हूं ना, तो ड्यूरिंग दिस मोशन स्प्रिंग इस पॉइंट पे राइट फोर्स लगा रहा है कि लेफ्ट लगा रहा है? लेफ्ट। और इस पॉइंट का डायरेक्शन में हो रहा है। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? राइट डायरेक्शन। राइट में। इनका वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। अब अलग अलग पॉइंट पे जब इसको मैं एलोंगेट कर रहा हूं तो अलग अलग इंस्टेंट पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन मतलब वेरिएबल है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कैसे करेंगे? हम अलग अलग इंस्टेंट का छोटा छोटा वर्क डन देखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं एक जनरल केस मान रहा हूँ। जनरल केस में एज्यूम कर रहा हूँ कि ये स्प्रिंग कुछ एक जनरल एलोंगेटेड है, नेचुरल लेंथ से कुछ जनरल एलोंगेशन है। अब इस जनरल एलोंगेशन को मैं x लिख सकता हूँ, कुछ और भी लिख सकता हूँ, तो मैं एक बार चलो यहाँ पे y मान लेता हूँ। ठीक है, तो अभी स्प्रिंग जनरल एलोंगेटेड है y। अभी ये पॉइंट इस डायरेक्शन में छोटा सा जो डिस्प्लेस होगा वो होगा dy। अभी स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगाएगा k इनटू, इस समय स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना है?
वाई। हाँ, तो इतना फोर्स लगाएगा। तो इस समय स्प्रिंग वर्क डन कितना कर रहा है, इस ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए स्प्रिंग का वर्क डन कितना है, k इंटू वाई इंटू डी वाई, और एक माइनस है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ना y का वैल्यू अलग अलग लो, 0 लो, 0.1 लो, 0.2 लो, 0.3 लो, 0.4 पॉइंट ऐसे लेते रहो। तो मेरा ये जनरल इंस्टेंट का वर्क डन है कि सारे इंस्टेंट मतलब सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन आ गया। मैं y का वैल्यू को वैल्यू कर रहा हूँ। वॉकडन y का वैल्यू 0 लूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, y का वैल्यू 0.1 लूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, 0.2 लूंगा तो यहाँ 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 ऐसे पहुंचते जाऊंगा। और लास्ट में y का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, क्योंकि लास्ट में इसका लॉन्गेशन कितना हुआ x, तो हम x ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू को 0 से लेके x तक वेरी करेंगे, तो सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन आ जाएगा। अब मुझे ये सारे वर्क डन को क्या करना है, ऐड करना है। अब ये सारे इनफाइनाइटली स्मॉल टर्म को ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स क्या आएगा, हम लोग y को कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 0 से लेके x तक। तो ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना आ जाएगा, -12 k x स्क्वायर। और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगता है, राइट के लेफ्ट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, लेफ्ट। तो अभी स्प्रिंग का पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और इतना ही आएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन इतना होता है। बट ना ये जब मैंने डिराइव किया तो देखो स्प्रिंग जो है ना स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ में था, उसके बाद हमारा लिमिट 0 से x आया था। अगर ये स्टार्टिंग में एलोंगेटेड होता ना तो यहाँ पे 0 नहीं आता, कुछ और आता, तो फिर वर्क डन इतना नहीं आता। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला कब वैलिड है, तभी वैलिड है जब स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में है। फिर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, अगर स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में नहीं है ना तो स्प्रिंग का वर्क डन इस फॉर्मूले से निकालना, ui माइनस uf। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे U जो है ना वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हम डिराइव करेंगे आगे चल के, वो हो जाए 12 kx²। यहाँ पे जो x है वो स्प्रिंग का एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है, ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो अब बताओ स्प्रिंग का वर्क डन कौन से मेथड से निकालोगे, फर्स्ट मेथड से कि सेकंड मेथड से? सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से निकालोगे। बट अगर स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में है और स्प्रिंग का वर्क डन निकालना है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? फर्स्ट वाला। दोनों कर सकते हैं ना, एक में इनिशियल 0 ले लेंगे। हाँ, दोनों कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। इसमें डायरेक्टली लिख देंगे हम। तो जब भी स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में होगा तो स्प्रिंग का वर्क डन हम ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे, -12 kx² होगा। बट अगर स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में नहीं है ना तो स्प्रिंग का वर्क डन इस तरीके से निकालेंगे हम। यार किसी को डाउट है? नहीं सर।
कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ये एक स्ट्रिंग है, इसमें एक ब्लॉक हैंग्ड है और यहाँ पे ये हिंज्ड है। अब इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक ऐसे आके नीचे यहाँ आ जाएगा। स्ट्रिंग का लेंथ L है। तो इस दौरान वर्क डन बाय mg पूछा है, वर्क डन बाय mg ऑन ब्लॉक कितना होगा? जी एमजी लैपटॉप को स्लीप मोड में डाला एमजीएन ये अलग है, कैसे आएगा? वही फिर से हम पहले चेक करेंगे फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और mg लग रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में mg के डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेस हुआ L, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉजिटिव mg और mg के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट L। नेक्स्ट निकालना है वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक। 0 0 हाँ, वर्क डन बाय टेंशन ऑफ ब्लॉक कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि हम लोग अलग, जैसे यहाँ पे टेंशन देखेंगे तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे टेंशन देखेंगे तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा, यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा, यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा है। तो टेंशन का देखो डायरेक्शन जो है ना वो वैरी कर रहा है, तो टेंशन वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हमको मेहनत करके निकालना पड़ता है। कैसे मेहनत करेंगे? हम इस पाथ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस समय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस समय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस समय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होते रहेगा। अब ये सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर है तो ये छोटा सा वर्क डन 0 आएगा, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी छोटा सा वर्क डन 0 आएगा। वैसे सारे परपेंडिकुलर है तो सारे छोटे छोटे वर्क डन 0 आएंगे। अब इसको हम सारे 0 को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो टेंशन का वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताओ तो कितना होगा, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा? एक्सेलरेशन 5 रहेगा और फ्रिक्शन 50 न्यूटन लगेगा।
एक्सलेशन, हाँ कैसे करेंगे? हम मान लेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं, तो इनका कॉमन एक्सलेशन आ जाएगा नेट फोर्स बाय मास। ये हम लोग फ्रिक्शन निकालेंगे दोनों के बीच में कितना हमें चाहिए। उसके लिए मैं इसको सिस्टम मान लेता हूँ ए को। अब जब मैं ए को सिस्टम मानूंगा तो ए पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है और ए का एक्सलेशन 5 है, तो इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू उसका मास 10 है और एक्सलेशन 5 है। फिर हम लोग मैक्सिमम से निकाल लेंगे जो इसके बीच में लग सकता है, जो कि म्यू इंटू एन होता है, तो वो कितना आ जाएगा 50। तो अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं तो हमें इतना फ्रिक्शन का जरूरत है और मैक्सिमम इतना लग सकता है, तो ये साथ में मूव करेंगे क्या अलग अलग करेंगे? साथ में ही मूव करेंगे। तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा 50 न्यूटन। और ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है? स्टैटिक है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि मूव कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब हमें निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि इन दोनों के में लग रहा है, वो भी फ्रिक्शन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए। नहीं सॉरी, यहाँ एक चीज और निकालना है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में इनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए। हाँ, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए निकालो। 500 जूल प्लस 500। यहाँ पे फोर्स बी पे लगा तो बी पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और बी पे पीछे लगा तो ए पे आगे की तरफ लगेगा। ए का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ 10 हो रहा है और बी का भी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ 10 हो रहा है। तो ए पे फ्रिक्शन का वर्क डन देखना है तो ए पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, ए का डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू 50 है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 10 है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 500। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। तो अभी तो वर्क डन आ गया। यहाँ पे ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। और ए का ये पॉइंट जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है सर। तो ये तो लोगों का एक मिसपरसेप्शन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। ऐसा नहीं होता है, कभी कभार 0 होता है वो अलग बात है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा 0 नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क डन कर सकता है, ठीक है? तो याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं होता है हमेशा, कभी कभार होता है अलग बात है।
स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन होता भी है। फिर तुम लोगों का एक और मिस इंटरप्रिटेशन है कि फ्रिक्शन का वर्कडन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। फ्रिक्शन कौन सा वर्कडन करता है, पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों? दोनों कर सकते हैं ना, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। हाँ। तो ये सब याद रखना। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन 0 होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और फ्रिक्शन का वर्कडन नेगेटिव होता है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन 0 कब होगा, उसका एग्जांपल लगेगा। वो सब बाद में है। वर्कडन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बी कितना आएगा यहाँ पे? -500। -500। क्यों? क्योंकि बी पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, बी का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो नेगेटिव वर्कडन आ जाएगा। और यहाँ पे वर्कडन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम कितना आएगा? 0। 0 आएगा, और ये वाला हमेशा होगा। ऐसा क्यों हमेशा होगा? क्योंकि मेरे को एक बार पढ़ाने दो, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों अलग अलग जाएंगे कि साथ में जाएंगे? साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ए पे कितना वर्कडन करेगा? +Fx। स्टैटिक फ्रिक्शन बी पे कितना वर्कडन करेगा? -Fx। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पे वर्कडन कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, 0 आएगा। तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन 0 होता है हमेशा? कंडीशन नहीं कुछ सर, भी नहीं है। हाँ यार, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन 0 होता है हमेशा? नहीं सर। हाँ। नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन नेगेटिव होता है हमेशा? हाँ सर आप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हो या किसी पर्सनल ब्लॉक पे ऊपर? मेरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का आंसर दो। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन नेगेटिव होता है कि नहीं होता है हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं। मैंने कुछ नहीं बोला, सिस्टम ये। हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन हमेशा 0 नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन सिस्टम पे हमेशा कितना रहेगा? 0। 0 रहेगा। हाँ, तो वो हमेशा 0 होता है, वो अलग बात है। बट इंडिविजुअली स्टैटिक फ्रिक्शन वर्कडन करता है। तो ये सब कॉपी कर लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। पूछ रहा था, पूछ लो। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए ना, कि जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन 0 है। हाँ, ये ब्लॉक है, इस पे हमने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, और सरफेस रफ है। अब ब्लॉक मूव नहीं कर, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो कैपिटल एफ के इक्वल होगा। अब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे कितना वर्कडन कर रहा है? 0। हाँ सर, समझा। ये हो गया तो वो बोल देना, कॉपी हो गया तो बोल देना।
सर वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी का ठीक से समझ नहीं रहा है कि मतलब कैसे नेगेटिव हो गया क्या क्या सर WSF ऑन बी है ना देखो बी पे फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है, बी का डिस्प्लेसमेंट राइट हो रहा है, तो फोर्स लेफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट राइट, वर्क डन नेगेटिव तो आएगा। हाँ सर समझ गया हो गया सर अब ना इस क्वेश्चन में ये 100 न्यूटन को मैं 200 न्यूटन कर देता हूँ, बाकी डेटा सेम रखता हूँ, 100 न्यूटन को 200 न्यूटन कर देता हूँ। तो वो सब पहले कॉमन एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास, जो भी 10 आ जाएगा। फिर फ्रिक्शन निकालेंगे, फ्रिक्शन निकालने के लिए ए को सिस्टम मानेंगे, ए पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, ए का एक्सलेशन 10 है, तो ये जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड आ जाएगा साथ में मूव कराने के लिए कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। फिर फ्रिक्शन मैक्स निकाल लेंगे म्यू इंटू एन करके, वो 50 न्यूटन आ जाएगा। तो अब अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो हमें इतना फ्रिक्शन चाहिए और मैक्सिमम इतना ही फ्रिक्शन लग सकता है, तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे क्या अलग अलग मूव करेंगे? अलग अलग मूव करेंगे। अब अलग अलग मूव करेंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा? स्टैटिक लगे म्यूएन लगेगा, 100 लगेगा कि 50 लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अलग अलग मूव करें, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यूएन होता है, तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है अभी? एक तो काइनेटिक लग रहा है और कितना लग रहा है 50 न्यूटन। अब इन दोनों का एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? A1 आ जाएगा नेट फोर्स बाय मास, दैट इज 5। A2 आ जाएगा नेट फोर्स बाय मास, दैट इज 15। तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? हाफ AT स्क्वायर 10 आ जाएगा, और दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ AT स्क्वायर, वो 30 आ जाएगा। मेरा सब सही है ना? मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक किया है क्या? अब यहाँ पे वर्क डन, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एक कितना हो रहा है? ए पे फ्रिक्शन राइट लग रहा है और ए का डिस्प्लेसमेंट भी राइट हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ए पे फ्रिक्शन 50 लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट 10 हो रहा है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 500। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी कितना आएगा? -1500। ये आ जाएगा -1500। कैसे आएगा? बी पे फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है, बी का डिस्प्लेसमेंट राइट हो रहा है, तो एक तो नेगेटिव आएगा। बी पे फ्रिक्शन 50 लग रहा है और बी का डिस्प्लेसमेंट 30 हो रहा है,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। अब वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम कितना आ जाएगा? -1000। ये पे इतना वर्क डन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन सिस्टम 0 होता है कि नहीं होता है? जीरो नहीं हो सकता है। सर वो जूल आएगा ना? किसी को कोई डाउट? हाँ सॉरी, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। सर मुझे नहीं समझ में आया। मतलब लास्ट क्वेश्चन में अपन ने म्यू की वैल्यू सेम ही रखी थी ना 0.5, इधर भी हाँ, सेम ही है। 0.5 है। तो मतलब इधर क्या है, इधर काइनेटिक में कैसे डील कर रहे हैं? इधर भी तो सेम ही फ्रिक्शन लगेगा ना। नहीं यार, ये तो मैं सिखा रहा हूँ, तुम एक चीज सीख लो सर्कल में तो आधा तक सीख लो, लेकिन फ्रिक्शन न्यूएन नहीं होता है, हमेशा होता है बट हमेशा नहीं होता है। तो फ्रिक्शन को न्यूएन मानोगे तो फिर चैप्टर के क्वेश्चंस गलत होंगे तुमसे, ठीक है। इससे पहले जो हमारा फोर्स था ना वो 100 न्यूटन था, और हमने जब सॉल्व किया तो हमें समझ में आया कि फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है, ठीक है। कैसे सर? वो कैसे समझा कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक? क्योंकि मतलब उधर तो बस दिया है ना कि मोशन हो रहा है और 0.5 का कोफिशिएंट है, तो उसमें मतलब कैसे कमेंट किया कि म्यू एस होगा या म्यू के होगा? वो तो म्यू म्यू के दोनों इक्वल होते हैं। जब मैं म्यू लिखता हूँ ना तो म्यू एस भी इतना ही है, म्यू के भी इतना ही है। अच्छा, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में रफ सरफेस है ये, ठीक है। ये ब्लॉक आगे डिस्प्लेस हो रहा है x1, ये ब्लॉक आगे डिस्प्लेस हो रहा है x2, और x2 का वैल्यू x1 से ज्यादा है। तो ये दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है कि डिफरेंट हो रहा है? ये दोनों ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन? डिस्प्लेसमेंट है ना? हाँ, x1 x2 डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक लगेगा। देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, तो दोनों अलग अलग जाएंगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है? बी का, तो ए के रिलेटिव बी ज्यादा आगे जाएगा, तो बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट लगेगा कि लेफ्ट लगेगा? लेफ्ट। और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो म्यू लग रहा है, लिख सकते हैं। अब बी पे फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है तो ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? राइट। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो ए पे भी वर्क डन कर रहा है, बी पे भी वर्क डन कर रहा है। ए पे कितना वर्क डन कर रहा है? म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन ए पे कितना वर्क डन कर रहा है? फोर्स इतना लगा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, बस सेम डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन बी पे कितना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव होगा। फोर्स इतना लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है। यहाँ से हम लोग माइनस म्यू एन कॉमन निकाल लेते हैं,
तो अंदर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 बेसिकली क्या है इन दोनों का x रिलेटिव। तो फिर ये हमारा कितना आ गया, तो हमारा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम कितना आ गया, माइनस म्यू एन इंटू एक्स रिलेटिव। तो ये हमेशा होगा। सर x2 ग्रेटर देन x1 कैसे? वो तो मैंने क्वेश्चन में दे रखा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि जीरो होता है हमेशा? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम क्या होता है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव? कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, यहाँ पे अभी मैंने निकाला, Negative हो। मैंने कोई स्पेसिफिक केस लिया, मैंने एकदम जनरलाइज केस लिया, x1 x2 कुछ भी हो सकता है, तो ये वर्क डन नेगेटिव आ गया ना, तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। सर इस केस में हमेशा नेगेटिव आएगा ना, लेकिन जीरो भी हो सकता है ना। जीरो नहीं, सॉरी, पॉजिटिव। नहीं, जीरो कभी कभी नहीं हो सकता। सर इसमें अपने x2 ग्रेटर देन x1 माना ना, उसमें रहेगा ना नेगेटिव। मैं उल्टा मान लेता हूँ। पहले तो ये वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है। और हमेशा इस फॉर्मूले से आता है। सर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट जीरो नहीं हो सकता ना, नहीं तो फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही नहीं रहा। हाँ, मैं अभी तुमको एग्जांपल बताता हूँ। सर वो समझ में नहीं आया, अगर एक्स रिलेटिव मतलब इसमें तो x2 ग्रेटर देन x1 है, इसलिए हम लोग मतलब नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन अगर x1 मैं वो ज्यादा भी कर रहा देता x2 से। तो मैं वो भी कर दूंगा, तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं दोनों कर देता हूँ। ये कॉपी हो गया। सर एक मिनट। हाँ सर। हो गया कॉपी?
अब अगर x1 x2 से बड़ा है तो फिर b के रिलेटिव a का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो a राइट जाएगा। तो b के रिलेटिव अगर a राइट जा रहा है तो a पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट लगेगा। लेफ्ट लगेगा सर। और म्यू एन लगेगा और b पे फ्रिक्शन राइट लगेगा म्यू एन। अब वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम निकालेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन a पे कितना वर्क डन कर रहा है, माइनस म्यू एन इंटू x1। b पे कितना कर रहा है, म्यू एन इंटू x2। यहाँ से माइनस म्यू एन कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x1 माइनस x2 और x1 माइनस x1 x2 से बड़ा है तो x1 माइनस x2 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाँ ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव चलेगा। फिर नेक्स्ट ये ग्राउंड है और ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड रफ है और ये ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है तो ये दोनों ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक के काइनेटिक? सर मूव कर रहा है ना, अब ब्लॉक मूव कर रहा है तो काइनेटिक। काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है कि नेगेटिव वर्क डन कर रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव कर रहा है। क्यों नेगेटिव कर रहा है? क्योंकि फोर्स इस फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन ग्राउंड पे लग रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर लग रहा है। ग्राउंड डिस्प्लेस हो रहा है, मूव कर रहा है ग्राउंड, नहीं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ग्राउंड पे कितना वर्क कर रहा है? जीरो। जीरो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो भी हो सकता है। ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लेना, ये क्वेश्चन है। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर लिख लिया। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि इसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। अब इस रिजिड बॉडी के अंदर मान लीजिए ये तो पार्टिकल है, अब अगर ये रिजिड बॉडी है तो ये पूरा का पूरा रिजिड बॉडी एक साथ मूव करेगा नहीं? हाँ ये दोनों पार्टिकल है। अब अगर ये रिजिड बॉडी है तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। तो वन के रिलेटिव मतलब वन रुका हुआ है, वन के रिलेटिव टू कैसे मूव कर सकता है?
ये डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं सकता है, वन के रिलेटिव तो वन रुका हुआ है, वन फिक्स्ड है, वन फिक्स्ड है तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो टू कैसे मूव करेगा? तुम लोग 2 मिनट वेट करना ना, 2 मिनट वेट करना। हाँ, वन के रिलेटिव टू कैसे मूव करेगा? सर घूमेगा। हाँ, तो वन के रिलेटिव टू का इस इंस्टेंट पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं सका है, तो इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में जो कि इसका डिस्टेंस चेंज कर देगा। तो वन के रिलेटिव टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये तो इसका टू का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर वन ऐसे डिस्प्लेस हुआ तो ये इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू वन। अब इसका रिलेटिव पता तो एक्चुअली कैसे निकालेंगे? वन का इसको दे देंगे। तो यहाँ पे वन इतना डिस्प्लेस हो रहा है और टू इतना डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया पॉइंट है? सर ये वाला पार्ट वापस समझाइए। वो वन डिस्प्लेस हुआ तो क्या हुआ? वन के रिलेटिव टू ऐसे डिस्प्लेस हुआ। अब अगर वन का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है तो ये टू का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो टू का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे? नेगेटिव वाला मेथड है, डायरेक्टली दे देंगे, तो ये वाला इसको दे देंगे तो ये टू का डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ सर समझा। हाँ सर। अब ऐसा पॉसिबल है कि टू वन पे फोर्स लगा रहा है, फिर न्यूटन थर्ड, अगर टू ने वन पे ऐसे फोर्स लगाया तो वन टू पे कैसे फोर्स लगाएगा? ऐसे। अब ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो वर्क डन कितना आ जाए? सॉरी, 0। ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कितना आ जाएगा? सिर्फ रिलेट परपेंडिकुलर वाला डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा हूँ मैं। 0 आएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 आ जाएगा। और ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये वाला वर्क डन नेगेटिव आएगा। और पूरे पे नेट वर्क डन कितना आ जाएगा? टू का वर्क डन माइनस 1 का वर्क डन। अरे इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये जो लाइन है एक्सपेन का यहाँ पे एक्सपेन का जो कंपोनेंट आएगा, हाँ सर, ये zero एक्सपेन का आएगा, जो zero ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये दोनों same है। हाँ। तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूंगा तो ये फोर्स एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल है। इंटरनल है। और इंटरनल फोर्स का रिजिड बॉडी में नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? 0।
ये हमेशा होगा। ये याद रखना, सिर्फ रिजिड बॉडी वैलिड है, हर जगह वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर ये रिजिड बॉडी नहीं है तो इनके बीच में डिस्टेंस चेंज होगा। अब डिस्टेंस चेंज होगा तो फिर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी आ जाएगा, तो वो अगर आ जाएगा नेट फोर्स में, सिर्फ रिजिड बॉडी में वैलिड है। रिजिड बॉडी में इंटरनल फोर्स का नेट वर्क डन सिस्टम में हमेशा 0 होता है। किसी को डाउट है कुछ? नहीं सर। तो हमने यहाँ तक वर्क डन निकालना सीखा और वर्क डन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। वर्क डन mg का कैसे वर्क डन निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का कैसे निकालते हैं, टेंशन का कितना कैसे निकालते हैं, टेंशन का, हाँ एक चीज और नहीं पढ़ा है, हमने नॉर्मल का वर्क डन निकाला था ना हमेशा, हाँ यहाँ पे वर्क डन बाय, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूंगा तो n3 वाला जो नॉर्मल है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल। इंटरनल है। और उस नॉर्मल का सिस्टम पे वर्क डन कितना आया? 0 है। But तो इसको लिखते नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल नॉर्मल का भी सिस्टम में हमेशा नेटवर्क डन कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, या ये रिजिड बॉडी है, दोनों पे दोनों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है कि वेक्टर होते हैं, इसे सब पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे P क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, मैं मतलब तुम लोग तो विजुलाइज करो, मैं अपने पेन से पैड में ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो मेरा पेन का टिप है और पैड है उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? क्या सर? मैंने अपने पेन से पैड में एक सर्कल ड्रॉ किया, तो मेरा पेन का टिप और पैड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। हाँ नॉर्मल भी लग रहा है। ठीक है। अब जो फ्रिक्शन लग रहा है, अगर मैं सर्कल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे पेन के टिप पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? मैंने पेन से पैड में सर्कल ड्रॉ किया
तो मैंने सर्कल ऐसे ड्रॉ किया तो मेरे पेन के टिप पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा है कि पीछे की तरफ लग रहा है? पीछे की तरफ। हाँ, मेरे पेन के टिप पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? पीछे की तरफ। और पैड में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? आगे की तरफ। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये फ्रिक्शन का वर्कडन पेन पे कितना होगा? वर्कडन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन पेन कितना होगा? जीरो होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पेन पे वर्क डन ना। मैंने पूरा सर्कल ड्रॉ किया। नॉन जीरो होगा। ये बात से वापस नॉन जीरो होगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। देखो, जब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा ना तो पेन से जब मैं ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस समय फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इस समय फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इस समय फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन का देखो डायरेक्शन वैरी हो रहा है तो फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स नहीं है यहाँ पे क्योंकि उसका डायरेक्शन वैरी हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली वर्क डन नहीं लिख सकते जैसे नॉर्मली लिख देते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। अब वेरिएबल फोर्स है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस समय टिप आगे की तरफ जा रहा है ds, इस समय भी टिप आगे की तरफ ds जा रहा है, इस समय भी टिप आगे की तरफ ds जा रहा है, इस समय भी टिप आगे की तरफ ds जा रहा है। तो ये छोटा वर्कडन देखेंगे नेगेटिव आया, ये भी वर्कडन देखेंगे नेगेटिव आया, ये भी वर्कडन देखेंगे नेगेटिव आया, ये भी वर्कडन देखेंगे नेगेटिव आया। तो फ्रिक्शन मेरे पेन के टिप पे हमेशा वर्कडन नेगेटिव कर रहा है तो उसका जब नेट वर्कडन निकालेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। और कितना आएगा? यहाँ पे छोटा सा वर्कडन कितना होगा? माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू इंटू एन इंटू ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ का भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब सब जगह माइनस म्यू एन तो कॉमन आ जाएगा, सारे छोटे डिस्प्लेसमेंट का सम कितना हो जाएगा? टू पाई आर। ये देखो, ये छोटा सा इसको, ये सारे छोटे छोटे इसको ऐड करोगे उसका सम पूरा सर्कल का सर्कम्फरेंस आ जाएगा ना, 2 पाई आर। तो बस इतना समझ में आया कि जब मैंने पेन से सर्कल ड्रॉ किया तो मेरे पेन और पैड के बीच में फ्रिक्शन लगा। वो फ्रिक्शन ने मेरे पेन के टिप पे नेगेटिव वर्कडन किया और माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू 2 पाई आर किया। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। और सर, जो वो फ्रिक्शन पैड पे कितना वर्कडन? हाँ बोलो। ऐड लगा रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे? क्या क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। ये फ्रिक्शन पैड पे कितना वर्कडन कर रहा है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो? जीरो वर्क डन कर रहे हैं। जीरो कर रहा है। जीरो क्यों कर रहा है? क्योंकि पैड मूव नहीं हो रहा है ना। क्योंकि पैड मूव नहीं हो रहा है तो वर्कडन जीरो आएगा। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक है ना, तो कुछ होमवर्क करना है, नेक्स्ट कुछ डिस्कशन करना है। एनएलएम बचा हुआ है। फ्रिक्शन का एक्सरसाइज है। एनएलएम बचा, ठीक है। एक फ्रिक्शन का एक्सरसाइज आज डिस्कस हो गया, तुम लोगों ने डाउट नहीं पूछा। पहले तो WPE का करो। WPE का सेक्शन A, B, C नहीं, सेक्शन A और B, ये दो होमवर्क है।
ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कुछ करना है? एनएलएम का कुछ करना है कि फ्रिक्शन का कुछ करना है? एनएलएम का एक्सरसाइज टू पार्ट 2 बचा है, तो पूरा ही बचा। एनएलएम एक्सरसाइज 2 पूरा करते हैं, पार्ट 2 अलग से नहीं, पार्ट 2 पूरा हाँ एक्सरसाइज सर, जो ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब। चलो ठीक है, ओके बाय।